नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश उपाध्याय जीएस सबके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं मौर्य काल का सीरीज पढ़ाया था, जिसमें हमने पिछली क्लास में आपको मौर्यों को जानने के साक्ष्य पढ़ाया। इसके बाद हमने चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार के बारे में बताया। आज हम देखेंगे मौर्य प्रशासन, मौर्य समाज। इसको जानने की हम आज जानेंगे कि मौर्य प्रशासन क्या है, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन को जानेंगे हम, मौर्य प्रशासन क्या है। दोस्तों, प्रशासन को समझने के लिए हमें दो तीन चीज़ों पे समझना पड़ेगा। पहले, मौर्य प्रशासन की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। पहला पॉइंट हमारा आता है डिस्कशन का कि इसकी प्रकृति क्या है। जो ऑप्शनल वाले होंगे या जो मेंस देंगे उनके लिए भी आप समझिए प्रकृति क्या है। पहले हम ये देखेंगे, प्रकृति में दो आता है। क्या केंद्रीकृत शासन था, केंद्रीकृत शासन था, बड़ा इसको लेकर डिबेट होता है। और दूसरा विकेंद्रीकृत प्रशासन था, विकेंद्रीकृत प्रशासन था। पहला ये देखेंगे कि क्या ये सेंट्रलाइज, आप ये समझते हैं ना आपकी सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सत्ता का पूरा केंद्र एक व्यक्ति के हाथ में हो, उसको कहते हैं केंद्रीय प्रशासन। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जब पावर का ट्रांसफर निचले लेवल पे भी किया जाए, उसको विकेंद्रीकृत प्रशासन कहते हैं। तो मौर्य को लेके इतिहासकारों में बड़ा एक विवाद का इशू बना रहता है कि अफगानिस्तान से लेके कर्नाटका तक का पूरा एरिया था, तो क्या यह पूरा मगध से केंद्रीकृत था कि क्या लोकल विकेंद्रीकृत नेचर में था। इस पे हम एक डिस्कस करेंगे, जो हमारा मंच का टॉपिक होगा। दूसरा जो हमारा डिस्कशन का पॉइंट होगा मौर्य प्रशासन में, वो ये होगा कि क्या यह निरंकुश था या कल्याणकारी था। निरंकुश प्रशासन था या कल्याणकारी था। इन पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसको जानने के लिए पहले हमें प्रशासन को समझना होगा कि मौर्यों का प्रशासन कैसा था, क्या था। क्योंकि देखिए, भारतीय इतिहास की शुरुआत यहीं से होती है। पब्लिक एड में भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ा जाता है और हमने कौटिल्य आपको पढ़ाया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रशासन कैसा था, फिर इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। मतलब आप समझ लो कि बड़ा कोर एरिया है और बड़ा शानदार टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मौर्य प्रशासन में केंद्र स्तर की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि सारी शक्तियां राजा में केंद्रित थी। राजा में केंद्रित थी, मतलब पूरी शक्ति जो थी राजा में केंद्रित थी। होल पावर जो था बिलोंगिंग इन किंग, राजा में था। मतलब एक तरीके से हम देखें तो यहाँ पे हमें केंद्रीकरण दिखाई देता है। कहते हैं कि मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत प्रशासन का एक बड़ा एग्जाम्पल है। और जब प्रशासन केंद्रीकृत होगा तो मौर्य प्रशासन की एक दूसरी विशेषता हमें दिखाई देती है, एक लंबी नौकरशाही दिखाई देती है। एक लंबी नौकरशाही दिखाई देती है। मतलब यह लार्जेस्ट ब्यूरोक्रेसी का एग्जाम्पल है। सबसे बड़ी नौकरशाही हमें दिखाई देती है, लार्जेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लार्जेस्ट ब्यूरोक्रेसी। क्योंकि देखो, जब पूरी शक्ति राजा में होगी तो राजा खुद से तो काम करेगा नहीं, तो एक लंबी नौकरशाही हमें दिखाई देती है। राजा को कहते थे कि राजा सभी शक्तियों का केंद्र होता था। राजा शासन की मुख्य धुरी होता था। और आपको याद करिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मैंने बताया था कि साप्तांग थ्योरी में राजा ही मुख्य, अगर राजा योग्य नहीं है तो शासन बेहतर चलाया नहीं जा सकता। तो सारी शक्तियों का केंद्र कौन है, राजा है। यहां पे हमें सबसे पहला पॉइंट मिलता है। लेकिन राजा अकेले काम तो कर नहीं कर सकता, तो राजा की सहायता के लिए, राजा की सहायता के लिए
के लिए मंत्रिपरिषद होती थी, मंत्रिमंडल होता था, कैबिनेट होता था। देखिए बड़ा मजा आएगा आपको। मंत्रिमंडल होता था, कैबिनेट होता था। कैबिनेट में 3 से 4 लोग होते थे। कहा जाता कि लगभग 3 या 4 लोग होते थे और इसमें जल्दी निर्णय लिया जाता था। जल्दी महत्वपूर्ण मामलों में जल्दी निर्णय लेने के लिए होता था, लेने के लिए होता था। जैसे आज भी देखिए कैबिनेट होता है और काउंसिल होता है। कैबिनेट मंत्री होते हैं, तो जो कैबिनेट होता था, कैबिनेट मंत्री कम होते हैं जिससे कि निर्णय जल्दी लिया जा सके। तो 3 से 4 लोग होते थे। इसमें कौन कौन था? तो कहते हैं युवराज होता था, प्रधानमंत्री होता था, संनिधाता संनिधाता होता था और सेनापति होता था। लगभग ये लोग होते थे। जल्द संनिधाता कहते हैं कोषाध्यक्ष को, ट्रेजरी ऑफिसर को कहा जाता है संनिधाता, जो ट्रेजरी को देखता था, मतलब कोषाध्यक्ष होता था। तो ये लोग होते थे जो जल्दी निर्णय लेवाते थे। तो एक मंत्रिमंडल था जिसमें जल्दी निर्णय लेने के लिए होता था। मंत्रिमंडल क्या करता था? जल्दी निर्णय लेने के लिए होता था। इसके अलावा कहा जाता है कि एक पहिए से केवल शासन नहीं चल सकता, तो मंत्रिपरिषद होता था। मंत्रिपरिषद होता था जिसमें ज्यादा लोग होते थे और मंत्रिपरिषद भी सहायता करता था, निर्णय में बहुमत का सम्मान किया जाता था, मेजॉरिटी का सम्मान होता था, बहुमत का सम्मान किया जाता था। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इसके बावजूद राजा की राजा जो चाहेगा वो होगा। राजा अगर जो निर्णय ले लिया तो उसको मान्य होता था। लेकिन नॉर्मली क्या होता था? राजा इन लोगों से राय पे ही निर्णय लेता था। तो एक तरीके से देखा जाए तो आज भी देखिए कैबिनेट होता है, काउंसिल होता है। काउंसिल में राज्य मंत्री, उप मंत्री सब तीनों मिलके आते हैं। तो मौर्य काल में भी मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की अवधारणा थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए प्रीलिम्स में कि मौर्य काल में मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की अवधारणा थी कि नहीं थी, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की अवधारणा थी, तो क्वेश्चन क्या होगा? स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा। मतलब मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद दोनों होता था जो राजा की सहायता करता था। इसके अलावा केंद्र में उच्च विभाग होते थे। उच्च विभाग होते थे जिनको तीर्थ कहा जाता था। विभागों को तीर्थ कहते थे। उच्च विभाग होते थे जिनको तीर्थ कहा जाता था। लगभग 18 तीर्थ की जानकारी मिलती है। इसके अलावा विभागाध्यक्ष होते थे। विभागाध्यक्ष होते थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते थे, जिसमें कुछ विभागा जैसे पन्याध्यक्ष हो गया, जो व्यापार वाणिज्य को देखता था, व्यापार वाणिज्य को देखने वाला पन्याध्यक्ष हो गया, जैसे सीता अध्यक्ष हो गया। जो राजकीय भूमि राजकीय भूमि से होने वाले आय का अध्यक्ष होता था, लक्षणा अध्यक्ष होता था, विविता अध्यक्ष होता था। इस प्रकार से हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते थे। उच्च विभागों को तीर्थ कहा जाता था। तो सेंट्रल लेवल पे ये चीजें आपको दिखाई देती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मौर्य प्रशासन में, तो केंद्र स्तर पे एक डिपार्टमेंट था इनका महामात्य स्पर्श। महामात्य स्पर्श, महामात्य स्पर्श क्या था? तो ये था गुप्तचर विभाग था इनका, गुप्तचर विभाग था। महामात्य स्पर्श इनका गुप्तचर विभाग था। अब सोचिए आज अगर एजेंसियां हैं तो उस समय भी होती थी, गुप्तचर विभाग था। और 2 प्रकार के गुप्तचर मिलते हैं। एक है संस्था और दूसरा है संचार।
याद रखिएगा, दो प्रकार के गुप्तचर मिलते हैं, एक है संस्था, दूसरे हैं संचार। संस्था क्या है? ऐसे गुप्तचर ऐसे गुप्तचर जो एक जगह रह के काम करते थे। संस्था क्या होते थे? ऐसे गुप्तचर होते थे जो एक जगह रह के काम करते थे। और संचार वो गुप्तचर होते थे जो घूम घूम के काम करते थे। मतलब दो प्रकार के गुप्तचर, गुप्तचर विभाग को क्या कहेंगे? महामात्य स्पर्श कहेंगे। दो प्रकार के गुप्तचर दिखाई देते हैं, एक संस्था, दूसरा संचार। संस्था वो है जो एक जगह रह के काम करता था, और संचार वो है जो मूव करके काम करता था। तो केंद्र में, मतलब राजा का केंद्रीय नियंत्रण के लिए सशक्त गुप्तचर व्यवस्था थी। क्या हो रहा है प्रजा की गतिविधियों में, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब कुछ जानने के लिए एक पूरी व्यवस्था थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा आता है न्याय व्यवस्था। मौर्य काल में दो प्रकार के न्यायालय दिखाई देते हैं। दो प्रकार के न्यायालय दिखाई देते हैं। पहला धर्मस्थीय, और दूसरा है कंटक शोधन। दो प्रकार के न्यायालय मिलते हैं, एक है धर्मस्थीय, दूसरा है कंटक शोधन। धर्मस्थीय क्या है? एक प्रकार का दीवानी न्यायालय है। दीवानी न्यायालय जो जमीन जायदाद के विवाद होते हैं उस प्रकार के मामले को देखने वाला। कंटक शोधन क्या है? एक प्रकार का फौजदारी न्यायालय है। फौजदारी न्यायालय है। कंटक शोधन क्या है? फौजदारी न्यायालय है। और धर्मस्थी क्या है? दीवानी न्यायालय है। याद रखिएगा, मृत्युदंड की प्रावधान था, कठोर सजा दी जाती थी। तो न्याय व्यवस्था जो था एक सशक्त न्याय व्यवस्था था। न्यायाधीश उनको चुना जाता जो हर प्रकार से उच्च हो, नैतिक हो, उनको न्यायाधीश बनाते थे। और दो प्रकार के न्यायालय दिखाई देते हैं, धर्मस्थी और कंटक शोधन। धर्मस्थी वो न्यायालय है जहां दीवानी मामलों को सुना जाता था, और कंटक शोधन वो न्यायालय है जहां फौजदारी मामलों को सुना जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका मतलब केंद्र में क्या क्या हो रहा? मंत्री मंडल था, मंत्रिपरिषद था, उच्च अधिकारी थे जिसको अमात्य भी कहा जाता है, विभागाध्यक्ष थे, उच्च अधिकारी हुए, विभागाध्यक्ष थे। और इसके अलावा न्याय व्यवस्था थी, गुप्तचर विभाग था, इतनी चीजें आप देखोगे तो केंद्र लेवल पे दिखाई देता है। मंत्रिमंडल में 3 से 4 लोग होते थे, मंत्रिपरिषद एक बड़ी होता था, उच्च अधिकारियों को अमात्य कहते थे। 26 लगभग विभागाध्यक्ष मिले हैं, जिसमें सीता अध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष, विविता अध्यक्ष, नवा अध्यक्ष, अलग अलग विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते थे। न्याय व्यवस्था थी, दो प्रकार के न्यायालय मैंने आपको बताया। एक न्यायालय है आपका धर्मस्थी, दूसरा न्यायालय है कंटक शोधन। और गुप्तचर विभाग को हम क्या कहते थे? महामात्य स्पर्श कहते थे। दो प्रकार के गुप्तचर दिखाई देते हैं, एक को संस्था कहते हैं, दूसरे को संचार कहते हैं। संस्था वो थे जो एक ही जगह रह के काम करते थे, और संचार वो थे जो घूम घूम के काम करते थे। ये पूरी व्यवस्था केंद्र लेवल पे दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और याद रखिएगा, एक चीज और याद रखिएगा, अधिकारियों के चरित्र का परीक्षण किया जाता है। उच्च अधिकारियों के चरित्र का परीक्षण होता था।
उच्च अधिकारियों के होता था, जिसे उपधा परीक्षण कहते थे। जिसे हम उपधा परीक्षण कहते थे। उच्च अधिकारियों के चरित्र का परीक्षण करते थे और जिसे हम कहते थे उपधा परीक्षण कहा जाता था। इसके बाद अगर हम बात करें तो पूरे साम्राज्य को प्रांतों में, प्रोविंस में विभाजित किया गया था। जैसे आज भारत राज्यों में विभाजित है, उस तरीके से साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था, प्रोविंस में विभाजित था। साम्राज्य जो था प्रांतों में विभाजित था। जिसमें उत्तरापथ, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, उत्तरापथ था जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। दूसरा दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी है सुवर्णगिरी। उत्तरापथ जिसकी राजधानी है तक्षशिला, दक्षिणापथ जिसकी राजधानी है स्वर्णगिरी, अवंती जिसकी राजधानी है उज्जैन, चौथा कलिंग जिसकी राजधानी है तोसली, मध्य देश या प्राच्य देश जिसको कहा जाता है, जिसकी राजधानी है पाटलिपुत्र। ये प्रांत थे, प्रांतों में विभाजित था। उत्तरापथ जिसकी राजधानी है तक्षशिला, दक्षिणापथ जिसकी राजधानी है सुवर्णगिरी, अवंती जिसकी राजधानी है उज्जैन, कलिंग जिसकी राजधानी है तोसली, मध्य प्रदेश जिसकी कैपिटल है पाटलिपुत्र। ये 5 प्रांत थे जो साम्राज्य विभाजित था। और याद रखिएगा, यहां पे प्रशासक के रूप में युवराज को रखा जाता था। युवराज या राज परिवार के सदस्य हो, युवराज या जो भी राज परिवार का सदस्य हो, के सदस्य इसके प्रशासक होते थे। युवराज या राज परिवार के जो सदस्य होते थे वो इसके प्रशासक होते थे दोस्तों। लेकिन आपको याद होगा, मैंने बताया था जब बिंदुसार, पिछले क्लास में हमारे देखोगे, जब मैं बिंदुसार पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि बिंदुसार के काल में अशोक उज्जैनी का राज्यपाल था। और यही अशोक जब तक्षशिला में विद्रोह होता है तो विद्रोह के लिए दबाने के लिए जाता है। तो सामान्यतः राज परिवार के लोगों को युवराज बनाया जाता था जो प्रांतों के प्रशासक होते थे, लेकिन स्थानीय भागीदारी भी मिलती है। यही विकेंद्रीकरण के स्थानीय लोगों को भी गवर्नर बनाते थे। जैसे जब हम रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख पढ़ते हैं, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार
के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार जब हम रुद्रनामन का जूनागढ़ अभिलेख पढ़ते हैं तो इसके अनुसार आपको याद होगा पुष्यगुप्त काठियावाड़ का राज्यपाल था। पुष्यगुप्त जो है यहां का राज्यपाल था। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मली अगर आ जाए कि नॉर्मली युवराज या राज परिवार के लोगों को बनाया जाता था, लेकिन इसके साथ साथ स्थानीय लोगों भी कहीं कहीं पे दिखाई देते हैं, मतलब स्थानीय महत्व को भी दिखाई देता है, स्थानीय लोगों को भी राज्यपाल बनाया जाता था। इसके अलावा राज्य मंत्रिमंडल होता था। मंत्रिमंडल होता था। इसके बाद जो प्रांत होते थे, प्रांत कमिश्नरियों में विभाजित थे। कमिश्नरी का जो प्रमुख होता था प्रदेष्टा कहते थे, कमिश्नरी होती थी। प्रदेष्टा होता था। और इसके बाद जिले थे। जिले को आहार या विषय कहा जाता था। जिले आहार या विषय कहे जाते थे। और जिले के नीचे अगर हम बात करें तो इकाई थी स्थानीय, द्रोणमुख, खार्वटिक और संग्रहण। और सबसे नीचे होता था ग्राम। मतलब अगर नॉर्मल वे में देखा जाए तो जिले के नीचे गांव थे, उसके बीच में स्थानीय, द्रोणमुख, खावटी, संग्रह गांवों के समूह को अलग अलग कहा जाता था और जिले को आहार या विषय कहते थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो जिले के लेवल पे युक्त दिखाई देता है। युक्त, राजुक ये अधिकारी होते थे। युक्त या राजू के अधिकारी होते थे। और जो सबसे निचला अधिकारी था इनका वो था गोप, जो गांव पे होता था, गांव के स्तर पे। जो आज का वीडियो है ग्राम के स्तर पे होता था। गांव की प्रशासन की अगर बात करें तो ग्राम परिषद होती थी। ग्राम परिषद होती थी। इनका निर्वाचन होता था। ग्राम परिषद जिसका निर्वाचन होता था, राज्य के गांव के मामलों को सुलझाना, गांव के ग्राम के प्रशासन को ये देखते थे। ग्राम के प्रशासन को देखते थे। जो ग्राम परिषद थी इसका निर्वाचन होता था। ग्राम के प्रशासन को ये लोग देखते थे। और सबसे बड़ा जो मुद्दा दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा कि इनको कर देना, जो राज्य समानता ग्राम के मामलों में काफी कम हस्तक्षेप करता था। राज्य का हस्तक्षेप काफी कम होता था। राज्य का जो हस्तक्षेप होता था काफी कम होता था। इस मामले में हस्तक्षेप राज्य काफी कम करता था। और गोप जो होता था ये अनेक टैक्स लेना, इनकी जो कर लगाया कर को देना उनकी जिम्मेदारी होती थी। और इस मामलों में फ्री होके काम कर सकते थे। तो ये था ऊपर से नीचे तक का इनका प्रशासन। और याद रखिएगा नगद वेतन दिया जाता था। नगद वेतन दिया जाता था। अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाता था, कैश पेमेंट किया जाता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि निचले से लेके ऊपर से लेके नीचे तक एक प्रशासन की वो था, इकाई थी। और जिस प्रकार से मौर्य प्रशासन को किया जाता था। अशोक ने इनमें क्या सुधार किया, अगर हम बात करें कि अशोक ने क्या सुधार किया। अशोक ने क्या सुधार किया।
अगर हम अशोक के सुधार की बात करें कि इसमें अशोक ने क्या क्या सुधार किए प्रशासन में, तो दोस्तों सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखें, अशोक ने प्रशासन में मानवीय भावना को शामिल किया। मानवीय भावना को शामिल किया। न्याय व्यवस्था में एकरूपता लाने की कोशिश की। न्याय व्यवस्था में मानवीय भावना को शामिल किया, न्याय व्यवस्था में एकरूपता लाने की कोशिश की। मृत्युदंड दिए गए व्यक्ति को 3 दिन की राहत दी जाती थी। इसका पर्पज ये था, 3 दिन की राहत देने का पर्पज ये था कि इन व्यक्तियों को राहत इसलिए दी जाती थी, समझिएगा यहां पे मुद्दा, कि इनके परिवार वालों से मिलके ये प्रायश्चित कर सके, संतावना देना इनके परिवार के लोगों को, अगर जरूरत हो तो आर्थिक सहायता देना, इस प्रकार की चीजें यहाँ पे की जाती थी। और एक तरीके से मृत्युदंड को मानवीय बनाने की कोशिश की, लेकिन इसने मृत्युदंड को कभी समाप्त नहीं किया। ये काम कभी नहीं करता। कभी भी ऐसा नहीं था कि बस न्याय व्यवस्था में गलत ना हो, रोका जा सके, न्याय को मानवीय भावना, मानवीय टच देना, परिवार वालों को सांत्वना देना, जो लंबे समय से बंद हैं, जो वृद्ध हैं या जो ऐसे लोग हैं उनको फ्री कराना, अधिकारियों का क्षेत्र में भ्रमण कराना, ये सब चीजें इसने चालू किया। धम्म महामात्र नामक एक नई नियुक्ति की, मतलब कह सकते हैं कि प्रशासन को जनता से जोड़ने की कोशिश की, करीब लाने की कोशिश की। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम देखें तो जो सबसे बड़ा मुद्दा आया, जो सबसे बड़ा इसने काम रहा, इसने एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दी। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दी। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दी जब ये कहता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है, या राजा प्रजा का ऋणी है। जब इस प्रकार का आर्गुमेंट देता है तो ये क्या दिखाता है कि जैसे एक पिता अपने पुत्र के कल्याण के लिए काम कर सकता है, राजा प्रजा का ऋण तभी चुका पाएगा जब वो प्रजा के कल्याण के लिए काम करेगा। तो इस प्रकार की अवधारणा देना, मतलब राजतंत्र में कल्याणकारी स्वरूप को लाना, ये अशोक का यूनिकनेस है। और जो आज हम देखते हैं राज्य के नीति निषेध तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, संविधान का भाग 4 की जब हम बात करते हैं कि राज्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा यहाँ दिखाई देती है, तो वो भले आज लोकतंत्र में हम ये चीजें संविधान में देख रहे हैं, राजतंत्र में भी अशोक ने इन प्रकार की परंपराओं को लाने की कोशिश करता है। और ये नई अवधारणा देता है कि राजा प्रजा का ऋणी है, अर्थात राजा प्रजा के कल्याण के लिए काम करे। और ये सबसे बड़ी अवधारणा क्या देता है कि जैसे एक पिता आजीवन अपने पुत्र के कल्याण के लिए काम करता है, उसी प्रकार से राजा को भी अपने सभी प्रजा को अपना पुत्र मानना चाहिए और उस प्रकार से ही कल्याण के लिए सोचना चाहिए जैसे कि एक पिता अपने पुत्र के कल्याण के लिए काम करता है। अब मुद्दा ये आता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आती है कि ये पॉजिटिव है, लेकिन इसका निगेटिव क्या होगा कि राजा का हस्तक्षेप बढ़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि जब पिता लड़के के मामले में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करने लगता है तो एक बार लड़का को लगता है कि यार विद्रोह की प्रवृत्ति आ जाती है। तो जब आलोचना करते हैं तो ये कहते हैं कि ये केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को दिखाता है।
केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को दिखाता है एक तरीके से। लेकिन एक नई अवधारणा, पॉजिटिव देखें तो एक नई अवधारणा दिखाई देती है कि राजा को हमेशा प्रजा के हितों के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। ये अपने आप में यूनिक बात है। अब आता है, ये था। तो अगर हम देखें, जो पहला हमने शुरू में बताया कि इनका नेचर क्या था, तो केंद्रीकृत था या विकेंद्रीकृत था। केंद्रीकरण कहते हैं जब सारी शक्तियां एक जगह केंद्रित हो। तो कहा यह जाता है कि बीच में तो केंद्रीकरण था, जो धुरी, जो बीच वाला एरिया था, यहां तो प्रशासन केंद्रीकृत था, लेकिन जब बाहरी आउटर एरिया पे विकेंद्रीकरण की भी प्रवृत्ति दिखाई देती है। विकेंद्रीकरण की भी प्रवृत्ति दिखाई देती है। बीच में केंद्रीकरण दिखाई देता है। बाहर अगर देखें, पुष्यगुप्त को राज्यपाल बनाना, अशोक के समय भी स्थानीय व्यक्तियों को राज्यपाल बनाना, ये क्या दिखाता है? ये जो है विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को, जो है ये कानन में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को दिखाता है, और बीच में जो है केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को दिखाता है। तो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो मौर्य में केंद्रीकरण, पूर्णतः केंद्रीकृत भी कोई नहीं कर सकते और पूर्णतः विकेंद्रीकरण भी नहीं कर सकते। तो माना यह जाता है कि बीच के एरिया में केंद्रीकरण था, बाहर की तरफ एक तरीके से विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। ये इनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो याद रखेगा। दूसरा, यह निरंकुश था या कल्याणकारी था। यह निरंकुश है या कल्याणकारी है। यह निरंकुश है या कल्याणकारी, इसमें अगर हम बात करें तो दो चीजें हमें दिखाई देती हैं कि राजा में सारी शक्तियां केंद्रित तो है, लेकिन अशोक का यह अप्रोच करना कि सारी प्रजा मेरी संतान है, राजा प्रजा का ऋणी है, ये क्या दिखाता है? एक तरीके से वेलफेयर का भी कॉन्सेप्ट दिखाता है। तो ऐसे में राजतंत्र में भी कल्याणकारी भावना दिखाई देती है मौर्य प्रशासन में। तो मौर्य प्रशासन, अगर हम पूरी बात करें शुरू से अंत तक देखें, तो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण मैंने बता दिया कि इसका जवाब क्या होगा कि धुरी जो केंद्र वाला एरिया था वहां तो पूर्णतः केंद्रीकरण दिखाई देता है, लेकिन स्थानीय लेवल पे जैसे इनके अभिलेखों का अलग अलग भाषा में मिलना, शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा में अलग अलग खरोष्टी लिपि में दिखाई देना, अरमाइक, ग्रीक आदि भाषाओं में अभिलेख का मिलना, यह दिखाता है कि स्थानीयता का दिखाई देता है। गिरनार के प्रशासक लोकल व्यक्ति को बनाना, यह भी स्थानीयता को दिखाई देता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि धुरी जो बीच वाला एरिया था वहां तो केंद्रीकरण था, लेकिन बाहर हमें विकेंद्रीकरण की भी प्रवृत्ति दिखाई देती है, अर्थात ये इसको कह सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कल्याणकारी था या निरंकुश था। अगर इसकी हम बात करें तो राजा में सारी शक्तियां केंद्रित तो थी, सारी शक्ति राजा में केंद्रित थी, लेकिन इसके बावजूद हम एक चीज जरूर कह सकते हैं कि निरंकुशता होनी चाहिए, लेकिन कल्याणकारी अप्रोच था, प्रजा के कल्याण के लिए काम किया जाता था। इसके बाद हमने बताया कि राजा में सारी शक्तियां केंद्रित थी, राजा पूर्णतः प्रशासन की धुरी था। और यहां पे एक पॉइंट याद रखिएगा, राजा की सुरक्षा में पहला लेवल जो होता था वो स्त्रियों का होता था। पहला जो लेवल राजा की सुरक्षा में था वो स्त्रियों का था, और राजा के पास एक लंबी नौकरशाही थी। सबसे बड़ी नौकरशाही का एग्जाम्पल मिलता है, मंत्रिमंडल भी मिलते हैं, मंत्रिपरिषद भी था, उच्च विभाग थे जिनको तीर्थ कहा जाता था, और विभागाध्यक्ष होते थे जिसमें सीता अध्यक्ष, पन्या अध्यक्ष, बिबिता अध्यक्ष, नौवा अध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष, ये विभागाध्यक्ष होते थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते थे। इसके अलावा हमने आपको बताया कि गुप्तचर विभाग था। गुप्तचर विभाग को हम क्या करते थे? महामात्र स्पर्श कहते थे। और दो प्रकार के गुप्तचर मिलते हैं, एक संस्था, दूसरा संचार। संस्था वो है जो एक जगह रहकर काम करते थे, और संचार वो हैं जो घूम घूम के काम करते थे। इसके अलावा हमने आपको बताया दो प्रकार के न्यायालय मिलते हैं, धर्मस्थी और कंटक शोधन। धर्मस्थी क्या है? एक प्रकार का दीवानी न्यायालय था, और कंटक शोधन क्या था? फौजदारी न्यायालय था। मृत्यु दंड था, कठोर सजा दी जाती थी। अगर हम बात करें तो मैंने लिखा भी होगा,
जान लीजिएगा कि मृत्यु दंड था, कठोर सजा दी जाती थी, ये था। न्यायालय दो प्रकार के होते थे, धर्मस्थी और कंटक शोधन। इसके बाद हमने बताया कि उच्च अधिकारी को अमात्य कहते थे, और ये भी मैंने आपको बताया कि अमात्यों के चरित्र का परीक्षण किया जाता था, जिसको उपधा परीक्षण कहते थे। इसके बाद साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था, प्रोमिनेंस में विभाजित था, जिसमें उत्तरापथ जिसकी राजधानी है तक्षशिला, दक्षिणापथ जिसकी राजधानी है स्वर्णगिरी, अवंती जिसकी राजधानी है उज्जैन, कलिंग जिसकी राजधानी है तोसली, मध्य देश जिसकी राजधानी है पाटलिपुत्र। यहाँ सामान्यतः युवराज या राज परिवार के सदस्यों को इसके प्रशासक बनाते थे, लेकिन स्थानीय लोगों को भी बनाया गया है। काठियावाड़ में दिखाई देता है हमें, गुजरात में, कि स्थानीय लोगों को भी राज्यपाल बनाया गया है। मंत्रिमंडल होता था, प्रांतों कमिश्नरिया होती थी जिसमें प्रतिष्ठा होता था, जिले थे जिसको आहार या विषय कहते थे, और जिले के नीचे स्थानीय द्रोणमुख आर्थिक संग्रह गांवों के रूप में बनाया गया था। 400 गांव, फिर 200 गांव, 10-10 गांव, इस प्रकार से ये बनाया गया था स्थानीय द्रोणमुख आर्थिक संग्रह। और सबसे नीचे होता था, जिले लेवल पे युक्त और राजूक अधिकारी होते थे, सबसे निचला अधिकारी था गोप। और गांव में ग्राम परिषद होती थी जिसका निर्वाचन होता था, ग्राम के प्रशासन को देखती थी, कर व्यवस्था कि राज्य का हस्तक्षेप काफी कम होता था, सामान्य विवादों को भी ये लोग सुलझा लेते थे। और राज्य का जो ग्राम का सचिव होता था, जो करों को वसूलना देखने का जो जिम्मेदारी थी गांव में, वो था गोप, जिससे आज का वीडियो जिसको कहते हैं, सबसे निचला अधिकारी था गोप। इस प्रकार से हम देखते हैं तो ऊपर से नीचे तक नगद वेतन दिया जाता था इनको। पड़, चांदी के सिक्के से पड़ कहते थे, इसमें इनको वेतन दिया जाता था। और इस प्रकार से इनकी ऊपर से नीचे तक एक नौकरशाही बनी हुई थी। अशोक ने क्या सुधार किया, तो मैंने बताया कि अशोक ने प्रशासन में मानवीय भावना लाने की कोशिश की, एक प्रकार से मानवीय टच देने की कोशिश की अशोक ने। इसके बाद हमने आपको बताया मृत्युदंड जो दिया जाता था, उनमें राहत दिया जाए। मृत्युदंड समाप्त तो नहीं किया, लेकिन 3 दिन की राहत देके उनको प्राश्चित करने का मौका देता था, उनके परिवार वालों से मिलना, न्याय व्यवस्था में एकरूपता लाने की कोशिश करता है, धम्म महामात्र की नियुक्ति करता है, कुछ नई अवधारणाएं देता है, जैसे सारी प्रजा मेरी संतान है, राजा प्रजा का ऋणी होता है, और जैसे ऋण चुका के ही, मतलब प्रजा का कल्याण करके ही वो ऋण चुका जाएगा, मतलब कल्याणकारी राज्य की अवधारणा लाने की कोशिश की जाती है, जो मैंने ये बताया आपको। केंद्रीकृत विकेंद्रीकृत था, तो मैंने बताया कि बीच वाले एरिया में तो केंद्रीकरण दिखाई देता है, लेकिन बाहर विकेंद्रीकरण की भी प्रवृत्ति कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्थानीय लोगों को राज्यपाल बनाना, स्थानीय लोगों को राज्यपाल बनाना, दूसरा स्थानीय भाषा में अभिलेख मिलना, ये दिखाता है कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि धुरी जो बीच में था केंद्रीकरण था, इतिहासकार मानते हैं वर्तमान में, और जो बाहरी एरिया में था विकेंद्रीकरण की भी प्रवृत्ति दिखाई देती है। ये हमने आपको बताया मौर्य प्रशासन। अब आता है मौर्य प्रशासन के बाद जो दूसरा टॉपिक हमारा मेन आता है इनमें, कि इनका समाज कैसा था, समाज में क्या अवधारणाएं थी। इसके पहले हम नगरीय प्रशासन, सैन्य प्रशासन को देख लिए। एक बार मैं बताया हूं, लेकिन चूंकि प्रशासन बता रहा हूं तो मैं आपको एक बार फाइनली बता दूं कि मौर्य काल में मौर्य काल के नगरीय प्रशासन, और सैन्य प्रशासन का वर्णन सैन्य प्रशासन का वर्णन मेगास्थनीज ने किया है।
इन दोनों का वर्णन अगर हम बात करें तो मेगास्थनीज ने किया है, और उन्होंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था ये। मैं केवल आपको रिकॉल करा देता हूं कि कहता है कि नगरीय प्रशासन में तीस सदस्य होते थे, प्रशासन के लिए 30 सदस्य होते थे, जो 6 समितियों में विभाजित थे। जो 6 समितियों में विभाजित थे। नगरीय प्रशासन में 30 सदस्य होते थे, जो 6 समितियों में विभाजित थे। वो समिति मैंने बताया था, बस आपको एक बार रिकॉल करा दूं मैं। पहला औद्योगिक कलाओं और कलाकारों के देखरेख के लिए थी, की देखरेख के लिए। पहली जो थी औद्योगिक कलाओं और कलाकारों के देखरेख के लिए थी। दूसरी समिति की अगर हम बात करें तो दूसरी समिति विदेशी मामलों को देखती थी। विदेशी मामलों को देखना, कोई व्यक्ति बाहर से कौन आ रहा शहर में, क्या हो गया, किसी की मृत्यु तो नहीं होती, इन चीजों को देखने वाली थी सेकेंड समिति थी। थर्ड समिति जो थी वो जनगणना को देखती थी, कौन मर गया, कितने लोग जिंदा हैं, क्या है, जनगणना को देखती थी। चौथा व्यापार वाणिज्य को, ट्रेड को देखती थी, व्यापार वाणिज्य को देखती थी। और पांचवा उद्योग इंडस्ट्री को, और छठा जो थी क्रय विक्रय को। ये 6 समितियां थी और प्रत्येक समिति में 5-5 मेंबर होते थे जो नगरीय प्रशासन के लिए उत्तरदायी थे। तो अगर हम देखते हैं वार्ड मेंबर और महानगर निगम की जो आज हम अवधारणा देखते हैं प्रशासन को, तो कहीं न कहीं मौज प्रशासन में भी नगरीय प्रशासन की व्यवस्थाओं को, नगर को कैसे, कौन नगर में आ रहा, कला जो औद्योगिक कलाकार हैं उनको दिक्कत ना हो, जो विदेशी आ रहे हैं उनको दिक्कत ना हो, शहर में व्यापार में कोई दिक्कत ना हो, क्रय विक्रय में कोई दिक्कत ना हो, मुनाफाखोरी ना हो, कोई गलत तौले ना, इन सभी चीज़ों को, मतलब शहर की में जो प्रशासन को बेहतर करने की जो ज़रूरत थी, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे व्यवस्थित करने की कोशिश की गई। ये इनका यूनिक पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। नगरीय प्रशासन में ये चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सैन्य प्रशासन में भी ये कहते हैं, मेगास्ट्रिच कहता है इनका, में भी 30 सदस्य थे, जो 6 समितियों में विभाजित थे। जो 6 समितियों में विभाजित थे। और यहां भी मैंने बताया था, बस आपको रिकॉल करा दूं, कि ये जो समितियां होती थी, जैसे पहली हो गई जल मार्गों को देखने वाली, दूसरी हो गई यातायात और रसद को देखने वाली, तीसरी हो गई आपकी पैदल सेना को देखने वाली, चौथी हो गई आपकी अश्व सेना, घोड़सवारी सेना को देखने वाली, छठी हो गई हाथी सेना को देखने वाली, और सातवीं हो गई रथ सेना को देखने वाली। ये 6 समितियां थीं
जो सैन्य प्रशासन को देखती थी, जिसके बारे में मैंने पूरा डिटेल भी बताया है। तो ये सैन्य प्रशासन भी इनका मजबूत था, नगरीय प्रशासन भी इसका मजबूत था, गांव लेवल पे ग्राम के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप काफ़ी ये कम करते थे। गोप सबसे निचला अधिकारी था। ग्राम की एक परिषद होती थी जो गांव के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होती थी। गांव के लेवल पे संग्रहण, द्रोणमुख, खारोटी, फिर जिला, फिर कमिश्नरी, फिर प्रांत, फिर केंद्र, इस तरीके से नीचे से ऊपर तक एक व्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था थी। इसके बाद हमने आपको बताया कि प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ एक चीज़ें और भी थी जो यहाँ पे हमें दिखाई देता है, वो ये था कि इस काल में या इनके बारे में अगर हम देखें तो एक चीज़ हमें और दिखाई देती है, वो ये दिखाई देती है कि केंद्र से ऊपर से लेकर नीचे तक एक व्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था दिखाई देती है, एक व्यवस्थित न्याय व्यवस्था दिखाई देती है। और कहते हैं कि ऐतिहासिक काल में प्रशासन का ये बेहतर एग्जाम्पल दिखाई देता है और केंद्रीकृत प्रशासन दिखाई देता है। हमें नगद वेतन दिया जाता है अधिकारियों को, ये था। कर व्यवस्था की अगर हम बात करें अब, अगर हम कर व्यवस्था की बात करें तो एक व्यवस्थित कर व्यवस्था थी। भूमि कर लगभग कहते हैं 1/4 से 1/6 के बीच में लिया जाता था, के बीच में था। 1/4 से 1/6 के बीच में भूमि कर लेते थे लोग। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, सिंचाई की व्यवस्था की जाती, राज्य के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी, जिसको सेतुबंध कहते थे। सेतुबंध कहते थे। राज्य के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी, इसको सेतुबंध कहा जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने ये कहा आपको कि सिंचाई कर भी लेते थे, जिसको उदक मांग कहा जाता था। सिंचाई कर को, इरिगेशन टैक्स को, सिंचाई कर को उदक मांग कहते थे। एक इनका टैक्स था प्रलय। प्रलय को आपातकालीन कर कहा जाता था। इमरजेंसी टैक्स कहा जाता है। उदक मांग सिंचाई कर था, प्रलय आपातकालीन कर था। अगर हम बात करें इनकी कृषि व्यवस्था की या कृषि के बारे में बात करें तो राज्य स्वयं भी खेती करता था। 2 प्रकार के होते थे खेत। अगर हम बात करें, इसको ऐसे देखें, अगर हम खेत 2 प्रकार से दिखाई देता है। लैंड जो होता था, एक राजकीय भूमि होती थी, और राजकीय भूमि से होने वाली आय को, इससे होने वाली आय को सीता कहते थे। और इस पे जो जो अधिकारी होता था उसको कहते थे सीता अध्यक्ष। आय होती थी और इस पे जो अधिकारी होता था उसको कहते थे सीता अध्यक्ष। मतलब राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता कहते थे और इस पे जो ऑफिसर होता था उसको कहा जाता था सीता अध्यक्ष। किसान भी खेती करते थे, खुद की भी खेती करते थे लोग।
अगर सिंचाई की तो सुविधा प्रोवाइड की जाती थी और इनसे कर लिया जाता था, जो मैंने बताया 1/4 से 1/6 के बीच में होता था। तो अब आप देखो, शुरुआत में राज्य खुद भी खेती करना चालू किया, मतलब किसी योग्य जमीन को बनाया जाए, किसी इनकम को बढ़ाया जाए। तो मौर्य काल में राज की भूमि का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है। सरकार खुद भी खेती की व्यवस्थाएं करती थी, कृषि करती थी, और उससे होने वाली आय को सीता कहा जाता था। और इस पे जो ऑफिसर होता था उसको कहते थे सीता अध्यक्ष। उस अधिकारी को कहा जाता था सीता अध्यक्ष। अब हम देखें अगर, तो इस प्रकार से हमें देखते हैं राज्य सिंचाई की सुविधा। आपको याद होगा सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, हुआ था इस काल में, गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। एक भूमि मिलता अदेव मातृक, अदेव मातृक भूमि, ऐसी भूमि जिनमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती हो, उस भूमि को अदेव मातृक भूमि कहा जाता था। इस प्रकार से सिंचाई की सुविधाओं को व्यवस्था कराया गया। राज्य खुद भी खेती करता था। कृषि योग्य भूमि को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। राज्य की इनकम का एक बड़ा सोर्स था ये। सिंचाई की व्यवस्था भी राज्य के द्वारा की जाती थी। टैक्स भी लिया जाता था, जिसको कहते थे उदक मार्ग कहा जाता था। इस प्रकार से एक बेहतर इकोनॉमिक सेटअप को कई प्रकार के कर लिए जाते थे। इमरजेंसी टैक्स भी लिया जाता था, जिसको प्रलय कहते थे। वैश्याओं के कार्यों के निरीक्षण के लिए गणिका अध्यक्ष होता था, उनसे भी लिया जाता था टैक्स, गणिका अध्यक्ष कहते थे। तो इस प्रकार से राज्य के इनकम के कई सोर्स थे और कर व्यवस्था काफी मजबूत थी। और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कौटिल्य अपने साप्तांग सिद्धांत में क्या कहता है, कोष की बात किया है कि ये राजा की एक जिम्मेदारी है कि कोष को बढ़ाया जाए, ट्रेजरी को बढ़ाया जाए। अगर ट्रेजरी को नहीं बढ़ाया जाएगा तो भी दिक्कत आएगी। तो ये राज्य की जिम्मेदारी है कि कोष को बेहतर बढ़ाया जाए, कोष को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हैं। क्लियर, इनकम बढ़ाने पे सोर्स दिया गया। यहाँ तक सोचो, आप खुद सोचो कि अशोक अशोक गौतम बौद्ध धर्म को मानता है और यह लुम्बिनी जाता है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी जाता। अगर चाहता वो तो टैक्स को वहां कम कर सकता था, जीरो कर सकता था, लेकिन टैक्स जीरो नहीं करता, बस 1/6 से 1/8 करता है, लेकिन शून्य नहीं करता। इसका मतलब क्या था कि राज्य इनकम को भी लेके सेंसिटिव थी, किसी के विकास के लिए भी सेंसिटिव थी। ये चीजें दिखाई देती हैं हमें। दूसरा, अगर हम देखें इकोनॉमी में, तो कृषि के अलावा उद्योग भी दिखाई देता है। इस काल में इंडस्ट्री दिखाई देती है। उद्योग में अगर हम बात करें तो जहाज निर्माण उद्योग दिखाई देता है, जहाज निर्माण उद्योग दिखाई देता है। इस काल में बड़ा उद्योग था, राज्य के देख रेख में किया जाता था, जहाजों का निर्माण होता था। कपड़ा उद्योग था, कई प्रकार के वस्त्र, कई शहर फेमस थे कपड़े उद्योग के लिए। कपड़ा उद्योग एक बड़ी इंडस्ट्री में था। इनके दो व्यापार में दो मुख्य बंदरगाह दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें तो दो मुख्य बंदरगाह इनके दिखाई देते हैं। एक है पश्चिम के साइड में ब्रू कच्छ, पश्चिम में भ्रू कच्छ, और पूर्व में बंदरगाह था इनका तामलिप्ति। पूर्व में इनका बंदरगाह था तामलिप्ति, पश्चिम में था भ्रू कच्छ। जहाज निर्माण उद्योग, कपड़ा उद्योग, ये बड़े फेमस थे। इसके अलावा शिल्प, अन्य कई प्रकार के शिल्प शिल्प उद्योग थे। शिल्प उद्योग थे। ये चीजें हमें यहाँ पे दिखाई देती हैं। उद्योग, कई प्रकार की इंडस्ट्री दिखाई देती है। तो जहाज निर्माण उद्योग, कपड़ा उद्योग, शिल्प उद्योग, अलग अलग प्रकार के उद्योग थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे व्यापारियों की श्रेणियां, नियम कानून होते थे, जिसको गिल्ड कहते थे, श्रेणी। व्यापारियों के अपने नियम कानून, संस्थाएं होती थी।
इनके नियम कानून होते थे, श्रेणी धर्म होता था, ये अपने तरीके से काम करते थे और इन्हें पूरी सुविधाएं दी जाती थी राज्य की तरफ से। तो व्यापारियों की अपनी समिति होती थी। अब देखो ये चीजें हमें, अगर आपको याद होगा तो यश नामक व्यापारी जो बनारस के व्यापारियों का प्रमुख था, गौतम बुद्ध वहां जाते हैं, ये मिलता है। तो एक प्रकार से व्यापारियों की अपनी श्रेणी होती थी, संस्थाएं रूप के रूप में काम करते थे। श्रेष्ठी कहते थे व्यापारियों के इस प्रमुख को, जो प्रमुख होता था उसको श्रेष्ठी कहते थे। श्रेष्ठी धर्म मतलब से इनके अपने नियम कानून होते थे, इनके अपने तरीके होते थे काम करने के। तो ये चीज भी इकोनॉमी में हमें दिखाई देता है। तो अगर आप देखो तो आपको प्राइमरी प्राथमिक क्षेत्र भी दिखाई देता है मौर्य काल में, द्वितीयक क्षेत्र भी दिखाई देता है, व्यापार वाणिज्य भी दिखाई देता है, तृतीयक क्षेत्र भी दिखाई देता है, व्यापार वाणिज्य भी दिखाई देता है। और आपको मैंने बताया कि दो दो बंदरगाह भी फेमस मिलते हैं, पश्चिम में भिरुकच्छ और पूरब में तामलिप्टी। तो इस प्रकार से मौर्य इकोनॉमी में तो क्या क्या पॉइंट मिला, अगर मेजर पॉइंट की हम बात करें, अगर पूछा जाए कि मौर्य काल में क्या क्या पॉइंट मिला, तो राज्य खुद खेती करता था, पहला पॉइंट। जहाज रानी उद्योग था, राज्य के एकाधिकार में जहाजों का निर्माण किया जाता था। कपड़ा उद्योग बड़ा फेमस था इनका, कई शहर कपड़े उद्योग के लिए जाने जाते थे इस काल में। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि व्यापारियों की अपनी समिति होती थी, उनके अपने नियम होते थे, उनके अपने धर्म होते थे, श्रेणी धर्म होते थे जिसके आधार पर वो काम करते थे। इसके अलावा हमने आपको बताया कि दो बंदरगाह बड़े फेमस मिले हैं, भ्रूकच्छ है पश्चिम में और तामलिप्टी था पूरब में, ये बंदरगाह थे। जिस तरीके से मौर्य कर व्यवस्था सुनिश्चित थी, सोचिए गणिकाओं से भी कर लिया जाता था। गणिका अध्यक्ष, वैश्याओं का निरीक्षण करने वाला गणिका, मतलब एक तरीके से लीगलाइज था प्रोस्टिट्यूशन। अगर बात करें कि उसके लिए एक अध्यक्ष होता था जिसको गणिका अध्यक्ष कहते, जो आज हम नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक इसको हम नहीं कर पा रहे हैं, उस मौर्य काल में चीजें हमें दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से मौर्य प्रशासन एक केंद्रीकृत प्रशासन का उदाहरण है। कर व्यवस्था बेहतर थी इनकी, नगद वेतन दिया जाता था सिक्कों में, जिसको पड़ कहते हैं। ग्रामीण प्रशासन में ग्राम परिषद दिखाई देती है। तो इस प्रकार से ये रहा ऊपर से नीचे तक का मौर्य प्रशासन, जो हमने आपको पूरा का पूरा बता दिया। अब हमारा अगला पार्ट है, इसमें देखते हैं मौर्य का समाज कैसा था, सोसाइटी में क्या परिवर्तन हुए, समाज कैसा था। और इस प्रकार से हमारा टॉपिक जब हम देखेंगे, अभी तक हमने देखिए साक्ष्य बता दिया आपको, क्या क्या किताबें, कौन कौन सी किताबें मिली, अभिलेख कौन कौन से मिले, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हमने राजाओं के कार्य बता दिया आपको कि क्या क्या रहा, मौर्य प्रशासन को हमने बता दिया। अब सोसाइटी को देखते हैं। मौर्य समाज कैसा था, सोसाइटी की अगर हम बात करें। हाँ दोस्तों, तो मैं अब देखता हूँ, मैंने प्रशासन आपको बता दिया कि प्रशासन क्या है, कैसे है, ये चीजें मैंने आपको बता दी। जिसमें क्वेश्चन अगर पूछा जाए प्रलय क्या है, तो प्रलय क्या होगा, इमरजेंसी टैक्स हो गया। कितना टैक्स लगता था, तो 1/6 से 1/4 के बीच में था। सिंचाई कर को क्या कहते थे, उदक मार्ग कहते थे। इस प्रकार से अगर हम देखें कि राज्य खुद भी खेती कराता था, खेती से होने वाली आय को सीता कहते थे। इसका अधिकारी सीता, गणिकाओं पे भी टैक्स लगता था। एक ऑफिसर होता था जो देखता था, गणिका अध्यक्ष कहा जाता था। राजा की सुरक्षा में महिलाएं रहती थी, पहली सुरक्षा महिलाओं की पंक्ति में होता था। इस प्रकार से देखिए तो एक बड़ी नौकरशाही, एक बड़ी प्रशासन, टैक्स व्यवस्था, ये सब व्यवस्थित दिखाई देता है यहाँ पे। ये सब कुछ चीजें आपको दिखाई देती हैं। इसके बाद हम देखें मौर्य समाज। समाज के बारे में आपको भी जानते हो कि भारतीय समाज उस समय अगर हम बात करें 4 भागों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन मेगास्थनीज जब समाज के बारे में वर्णन करता है, समाज के बारे में जब मेगास्थनीज करता है वर्णन, तो मेगास्थनीज क्या कहता है कि 7 भागों में समाज विभाजित था। जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था, 7 विभागों में, 7 भागों में समाज विभाजित था। ये जो विभाजन यदि करता है, 7 भागों में विभाजित था, ये विभाजन कार्य के आधार पे करता है। ये विभाजन की बात करें तो ये कार्य देखता है और कार्य के आधार पे प्रशासन के विभाजन की बात करता है। जैसे अगर हम एग्जांपल दें तो ये कहता है 7 भागों में पहला है दार्शनिक। पहला कौन है, दार्शनिक। जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो कार्य करता है, उसको दार्शनिक क्या नाम देता है।
दूसरे वर्ग में कहता है, दूसरा बड़ा वर्ग है किसानों का, किसान है। सेकेंड नंबर पे कहता है कि दूसरा बड़ा वर्ग जो है समाज में वो कौन है, किसान है, किसानों की बात करता है। तीसरे वर्ग की अगर हम बात करें तो कहता है पशुपालक या चरवाहा वर्ग। तीसरे वर्ग की बात करता है पशुपालक या चरवाहा वर्ग की बात करता है। चौथा जो कहता है व्यापारी या शिल्पकार। कहता है व्यापारी या शिल्पकार। पांचवें वर्ग में सैनिक या योद्धा वर्ग को कहता है, योद्धा वर्ग। छठे में निरीक्षक वर्ग और सातवें में सभासद। ये समाज में 7 वर्ग दिखाई देते हैं। तो इनमें इस आधार पे विभाजन करता है, मतलब अलग अलग कार्यों के आधार पे। एक बड़ा वर्ग कहता है किसानों का वर्ग था, पशुपालक वर्ग था, व्यापारी वर्ग था, सैनिक वर्ग थे, निरीक्षक वर्ग थे, किंग काउंसलर सभासद वर्ग थे। तो इस प्रकार पे मेगास्थनीज ने मौर्य समाज को कार्य के आधार पे 7 भागों में विभाजित करने की बात करता है। अगर हम बात करें समाज में तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाली अवधारणा थी। यहाँ पे एक चीज और दिखाई देता है कि शूद्र, रोमिला थापर का थोड़ा सा विचार अलग है लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा। यहाँ पे शूद्र को अगर हम बात करें मौर्य काल में कौटिल्य कहता है शूद्र को वार्ता का अधिकार था, शूद्र को वार्ता का अधिकार था। वार्ता क्या है, कृषि, पशुपालन और वाणिज्य मतलब व्यापार, इनको सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। और शूद्र को वार्ता का अधिकार था, ये दिखाता है। शूद्र कृषक मिलते हैं, शुद्ध कृषक मिलते हैं, ये चीजें थी। मतलब इकोनॉमिकली रूप में इनको कृषि करने का, व्यापार करने का, पशुपालन का, ये तीनों अधिकार मौर्य काल में दिखाई देता है। दास्ता थी, मैंने आपको बताया कि मौर्य काल में दास्ता थी। लेकिन मेगास्थनीज दास्ता को स्वीकार नहीं करता। ये भी मैंने आपको जब मेगास्थनीज बताया था तो मैंने बताया था दास्ता थी, लेकिन मेगास्थनीज मेगास्थनीज दास्ता को स्वीकार नहीं करता। इसका मतलब देखा जाता है कि जो यूरोप में दासों की स्थिति थी उससे कहा जाता है कि बेहतर स्थिति हमारे यहाँ थी। अर्थात हम यूरोप से तुलना करें तो यूरोप की तुलना में हमारे यहाँ, यूनान से तुलना में हमारे यहाँ दासों की स्थिति अच्छी थी। दासों की स्थिति अच्छी थी। तो इस बात को कौटिल्य ने भी माना है। बौद्ध साहित्य में भी हमें दासों की स्थिति दिखाई देती है और दिखाई देती है कि दासों की स्थिति पहले से बेटर थी। इसके बाद अगर हम बात करें महिलाओं की स्थिति की, हम बात करें तो देखा जाए तो विवाह की उम्र 16 और 12 साल थी। लड़कों की 16, महिलाओं की 12 साल, 16 और 12 साल विवाह की आयु दिखाई देती है। महिलाओं की स्थिति ओवरऑल अच्छी थी। इनको तलाक का अधिकार था, तलाक का अधिकार था। कौटिल्य ने तलाक का अधिकार दिया है।
अगर पति बाहर चला जाए, लंबे समय तक ना आए, कोई समस्या हो, तो तलाक लेने का अधिकार दिया गया था। तो इसका मतलब क्या था कि अगर देखा जाए तो पुनर्विवाह की परंपरा थी। उच्च परिवारों में बहुविवाह भी दिखाई देता है, बड़े घरानों में बहुविवाह की भी परंपरा थी, अंतरजातीय विवाह भी होते थे, इंटरकास्ट मैरिज था। देखिए, अंतरजातीय विवाह में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। यहां पे विवाह दो दिखाई देते हैं, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। जब लड़का उच्च जाति का हो, अनुलोम विवाह उसको कहते हैं जब लड़का उच्च जाति का हो और लड़की निम्न जाति की हो। जब लड़का उच्च जाति का हो और लड़की निम्न जाति की हो तो उसको कहा जाता है अनुलोम विवाह। जैसे ब्राह्मण लड़का हो, क्षत्रिय लड़की हो, या क्षत्रिय लड़का हो, वैश्य लड़की हो, या वैश्य लड़का हो, शूद्र लड़की हो, तो इस विवाह को कहेंगे अनुलोम विवाह। इसको मान्यता दी जाती है। अगर लड़का उच्च जाति का है और लड़की निम्न जाति की है तो ये शास्त्र के द्वारा, अगर धार्मिक शास्त्र की बात करेंगे तो यह विवाह मान्य माना जाता है। इसको कहते हैं अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह ये होता है जब लड़की उच्च जाति की हो। देखिए, मेरी राय नहीं है, ये राय यहां बताई जा रही है, इसीलिए आप समझिएगा, ये जो है उसको समझिएगा। लड़की उच्च जाति की हो और लड़का निम्न जाति का हो, लड़की उच्च जाति की हो और लड़का निम्न जाति का हो, तो इसको कहेंगे प्रतिलोम विवाह। तो अंतरजातीय विवाह थे, और सबसे बड़ा अंतरजातीय विवाह तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य, हेलेना का दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय मैरिज भी कहा जाता है। तो अंतरजातीय विवाह होता था, बहुविवाह भी था बड़े घरानों में। इसके अलावा कौटिल्य ने महिलाओं को असुर पस्या कहा है। असुर पस्या जैसे शब्द का यूज हुआ है। असुर पस्या मतलब जो सूर्य को ना देखती हो। इसका मतलब उच्च घरानों में पर्दा प्रथा की भी परंपरा दिखाई देती है, जो नॉर्मल में तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि यह वर्ड दिखाता है जो सूर्य को ना देखती हो। मतलब उच्च घरानों में अगर हम बात करें तो पर्दा प्रथा की भी परंपरा रही होगी। पर्दा प्रथा की भी परंपरा रही होगी। मतलब बहुविवाह भी दिखाई देता है, कुछ हद तक पर्दा प्रथा की भी परंपरा दिखाई देती है, अंतरजातीय विवाह दिखाई देता है, तलाक था, स्त्री धन, जो स्त्रियों को, जो स्त्री का अपना आभूषण, जो स्त्री धन के भी कॉन्सेप्ट दिखाई देता है। इस प्रकार से देखा जाए तो ओवरऑल महिलाओं की स्थिति ठीक थी, शांतप्रिय लोग होते थे। मेगस्नी जी ने इस बात का वर्णन किया है। और एक तरीके से देखा जाए तो प्रशासन जो है बेहतर, समाज में ये चारों वर्ण थे। शूद्रों की स्थिति में वार्ता का उनको अधिकार मिल चुका था, कृषि पशुपालन वाणिज्य का अधिकार मिल चुका था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। लेकिन मेगस्नी ने इस आधार पर वर्णन न करके समाज को कार्य के आधार पर, दार्शनिक, किसान, पशुपालक, इस आधार पर समाज का वर्णन करता है। महिलाओं की स्थिति भी अच्छी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें मौर्य का समाज में, अगर देखें भाषा कैसी थी, तो भाषा में सामान्य लोग की भाषा प्राकृत या पाली थी। उच्च वर्ग में हल्का पुल्का हमें संस्कृत भी दिखाई देता है। पाली या प्राकृत भाषा थी। दो प्रकार की लिपियां बड़ी फेमस रही। अगर अशोक के अभिलेख को देखिएगा तो दो प्रकार की लिपि काफी फेमस रही, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि।
ये दोनों लिपियां काफी फेमस दिखाई देती हैं। ब्राह्मी लिपि भी फेमस दिखाई देती है, खरोष्टी लिपि दिखाई देती है। तो संस्कृत उच्च वर्ग की भाषा रही होगी, पाली और प्राकृतिक सामान्य लोग की भाषा थी। और आप देखो तो समाज में एक मिक्सअप सोसाइटी दिखाई देती है। मैंने आपको अशोक के अभिलेख अगर आप देखोगे तो मैंने बताया था कि शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, ये अफगानिस्तान में है। अब देखो इसी से समझ लीजिएगा, ये खरोष्टी लिपि में थे। इसके अलावा हमने आपको बताया था लघमान, ये अरमाइक लिपि में थे। इसके बाद हमने आपको बताया था, याद होगा, कांधार अभिलेख। हमने कांधार अभिलेख को बताया था और मैंने कहा था कि कांधार अभिलेख एकमात्र ऐसा अभिलेख है जो दो लिपियों और दो भाषाओं में दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो एक मिक्सअप समाज दिखाई देता है मौर्य काल में। स्थानीयता की भी भावना दिखाई देती है। कई एक बड़ा अलग अलग प्रकार के लोग भी रहे होंगे समाज में, लेकिन शांति प्रियता थी समाज में। मेगास्थनीज ने कहा है कि शांति प्रियता थी, प्रशासन का नियंत्रण था बड़े लेवल पे। ओवरऑल महिलाओं की स्थिति भी अच्छी थी। समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अलावा मेगास्थनीज ने 7 भागों में भी विभाजित किया है। ये मौर्यकालीन समाज का वो था। अगर हम देखें दूसरा पॉइंट, अगर हम बात करें मौर्य काल में, तो अगर हम ओवरऑल मौर्य काल की अगर हम बात करते हैं, समाज की अलग अलग प्रकार की परंपराओं की देखते हैं, तो क्या ये आज हम धर्मनिरपेक्षता से तुलना करें कि क्या मौर्य काल धर्मनिरपेक्ष समाज था? तो इसको अगर हम प्रूव करना हो, ये सब क्वेश्चन है, अब आपको मैं पूरा कंसाइज कर रहा हूं पूरे मौर्य काल को, तो अगर ये आ जाए तो सबसे पहला पॉइंट हम देते हैं कि मौर्य काल में एक ही परिवार में देखें तो जैन धर्म, आजीवक धर्म, बौद्ध धर्म, ये तीनों दिखाई देता है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। आजीवक मैंने आपको बताया मगली गोसाल फाउंडर है, बिंदुसार आजीवक को मानता था। अशोक बुद्धिज्म को मानता था। इसके पहले हिंदू धर्म में एक शैव का उपासक था, कश्मीर में शैव मंदिर स्थापित करता है। तो सभी धर्मों की उपस्थिति यहाँ पे हमें दिखाई देती है। अशोक के 7वें और 12वें शिलालेख में, सातवें और 12वें शिलालेख में सभी धर्मों के बारे में, मतलब पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष दिखाई देता है। सभी धर्मों की बात करता है 7वें और 12वें शिलालेख में। इसके अलावा आजीवक संप्रदाय को बढ़ावा देना अशोक के द्वारा, आजीवक संप्रदाय को बढ़ावा देना अशोक के द्वारा, उनको गुफाएं दान में देना, ये भी क्या दिखाता है कि मौर्य काल एक धर्मनिरपेक्ष साम्राज्य था। सभी धर्मों का लोगों का विकास हुआ और एक धर्मनिरपेक्ष शासन की व्यवस्था को दिखाई देता है। इसके बाद अगर मौर्य कला, जो हमारा अलग पार्ट भी होगा, लेकिन मैं एक जनरल आपको बता दूं, अगर मौर्य कला कभी आपको लिखना हो, पूछा जाए मौर्य कला, तो मौर्य कला को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। बस आगे एक फ्रेम जान लीजिए यहां पे, राजकीय कला और दूसरा है लोक कला। मौर्य कला को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, मौर्य आर्ट को। एक है राजकीय कला और दूसरा है लोक कला। राजकीय कला में क्या आता है, तो सबसे पहला चंद्रगुप्त मौर्य का महल, इसके बारे में कहते हैं कि एक ऐसा महल बना है, इतिहासकार कहते हैं कि ऐसे लगता है जैसे देवताओं ने बनाया हो, इतनी भव्यता दिखाई देती है। तो देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, कला जब भी पढ़िए तो कला और कुछ नहीं होता। जैसे आज आप देखते हो सेल्फी लोग लेते रहते हैं अलग अलग पोज में, तो सेल्फी के पोज से आप समझ सकते हो कि अगला व्यक्ति किस दिमाग का है, किस प्रकार से चीजों को सोचता है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को हीरो मानता है। जैसे अपने आप को सोचता है वैसा ही फोटो खिंचवाता है। जैसे जिस धर्म को मानता है उसी धर्म की मूर्ति अपने घर में लाके रखता है। तो कला से हम उस काल के समाज को समझ सकते हैं। तो
अब देखिए मुकेश अंबानी का एंटीलिया देख लीजिए, आप केवल एंटीलिया उनकी मकान को देख लीजिए तो आप समझ जाओगे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, कोई रीच आदमी है। यही सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं डबल मंजिला आवास मिलता है, एक जौहरी का आवास मिलता है। तो भवन व्यक्ति अपने आप को अपने घरों में दिखाने की कोशिश करता है। आपके पास अभी आप नौकरी पा जाओ, ज्यादा पैसा है, तब सोफा लाओगे, जो सोफा 25,000 का होना चाहिए आप 1 लाख का लाओगे। पेंटिंग करो, मतलब अपने आप को व्यक्ति अपने घरों में, घरों की सजावट में अपनी विचारधारा को दिखाने की कोशिश करता है। तो बिल्डिंगों में पावर को, चंद्रगुप्त मौर्य के महल को देखने के बाद एक चीज आपको समझ में आ जाती है कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं था, ये सामान्य व्यक्ति नहीं अपनी क्षमता को, अपनी पावर को, अपनी भव्यता को यहां दिखाने की कोशिश करता है। जो आपको बताएंगे हम कि आगे हिस्टोरियन का खुद कहते हैं कि लगता है जैसे कोई देवताओं ने मिलकर बनाया हो। तो चंद्रगुप्त मौर्य का भवन है कला का पहला पाठ। राजकीय कला का मतलब होता है वो कला जो राजा के संरक्षण में बने, सरकारी संरक्षण में जिसका विकास हुआ। तो सबसे पहला तो चंद्रगुप्त मौर्य का महल हो गया। दूसरा अशोक का पिलर स्तंभ, यह भी अशोक की विचारधारा को, अशोक के पावर को दिखाता है। अशोक का पिलर जो एक ही पत्थर का नीचे से ऊपर तक बनाया गया है, खुले में बनाया गया है। कुछ लोग कहते हैं ईरानी नकल है, लेकिन ईरानी और इनमें काफी अंतर दिखाई देता है। तो अशोक का पिलर भी, स्तंभ भी कला का एक बहुत बेहतर नमूना है। तीसरा स्तूप, मैंने आपको बताया भी था, स्तूप जो होता है ये बुद्ध के अवशेषों पे बनाई गई एक बिल्डिंग है जिसकी आकृति यही होती है। जो मैंने आपको पहले ही बताया था, यही आकृति होती है। ये हर्मिका होता है, हर्मिका में ही बुद्ध के अवशेष रखे जाते हैं सारे, और जिस जैसा रखा जाएगा वैसा स्तूप होगा। और ये अंड कहलाता है। इसके ऊपर एक छत्र होता है, 3 बिंदु लगी होती है अगर देखें, और बुद्ध धम्म और संघ का प्रतीक होता है। ये मेघी होती है और इसके ऊपर रेलिंग होता है। बुद्ध के अवशेषों पे बनाई गई बिल्डिंग को स्तूप कहते हैं, और अशोक ने इस काल में स्तूप का निर्माण कराया। तो स्तूप कला भी मौर्य काल का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्तूप के अलावा, तो गुफा कला, आपको याद होगा अभी मैंने बताया कि बराबर की पहाड़ियों में गुफाएं दान में दी गई, और इस काल में गुफा कला भी दिखाई देता है, केव आर्ट दिखाई देता है। और ये इसी का, गुफा कला की शुरुआत अशोक के द्वारा की गई, और इसी का प्रभाव हमें आगे दिखता है जब हम अजंता एलोरा की गुफाएं पढ़ते हैं। तो ऐतिहासिक काल में गुफा कला की शुरुआत होती है। ये जो पार्ट है ये राजकीय कला का पार्ट है। जब हम लोक कला की बात करते हैं, लोक कला में आता है यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां। बनाई गई। इसका हम डिटेल में, कला के पार्ट में हम इसको पूरे डिटेल में देखेंगे। अभी हम समझ गए कि यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां बनाई गई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मौर्य काल में कला का भी, कला में भी देखो आप तो धर्मनिरपेक्षता दिखाई देती है। आजीविकों को गुफाएं दान में देना, चैत्य का निर्माण करना, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों का बनना, मतलब यहां भी धर्मनिरपेक्ष स्वरूप दिखाई देता है। तो मौर्य शासन एक धर्मनिरपेक्षता का एक स्वरूप हमें दिखाई देता है। अब मौर्यों का डिक्लाइन कैसे हुआ? डिक्लाइन में सबसे बड़ा कारण याद रखिएगा, कमजोर उत्तराधिकारी। अशोक के बाद साम्राज्य का विभाजन होने लगा और कमजोर उत्तराधिकारी हुए जो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। उत्तराधिकारियों में विभाजन चालू हो गया। आगे धीरे धीरे समस्याएं पैदा होती गई। और कहा जाता है कि एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये इतिहास में एक बात बड़ी क्लियर है कि अगर उत्तराधिकारी कमजोर है तो आप कितने भी बड़े राजा रहे हो, आपके साम्राज्य को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। ये प्रॉब्लम औरंगजेब के काल में भी हमें दिखाई देगा। इसलिए याद रखिएगा, आप कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, कितने पावरफुल व्यक्ति हैं, लेकिन अगर आपका लड़का योग्य नहीं है, उसको आगे बढ़ाने लायक नहीं है, तो समस्या पैदा होगी। यहां भी जो उत्तराधिकारी हुए, साम्राज्य का विभाजन हो गया। बंटवारा हो गया साम्राज्य का। उत्तराधिकारी उस जो धम्म था, उत्तराधिकारियों के द्वारा धम्म के स्वरूप को न समझना, जो अशोक ने चालू किया था, धम्म के स्वरूप को
न समझना, ये सब रीजन था जो मौर्यों के पतन में उत्तरदायी दिया। एक बड़ा जो भी इतिहासकारों में विवाद है कि जो केंद्रीकृत प्रशासन था ये भी पतन का एक कारण था। केंद्रीकृत प्रशासन की एक शर्त होती है कि राजा योग्य हो। अगर राजा योग्य नहीं है तो ये केंद्रीकृत प्रशासन में अधिकारियों का महत्व बढ़ जाएगा और अधिकारी क्या करेंगे, एक तरीके से नाजायज चीजों को अप्लाई करना चालू कर देंगे। तो केंद्रीकृत प्रशासन के में क्या होता है, अधिकारियों की मांग, अधिकारियों की डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन अगर अधिकारी योग्य नहीं है तो क्या होगा, लोकल लेवल पे विद्रोह चालू हो जाएगा क्योंकि अधिकारी सही तरीके से चीजों को लागू नहीं कर पाएंगे। तो अगर केंद्रीय प्रशासन है तो राजा का अपने अधिकारियों पे नियंत्रण होना चाहिए कि अधिकारी गलत काम ना करे, क्योंकि नियम कानून ज्यादा होंगे तो ऐसा ना हो कि नियम कानून के आड़ में अधिकारी लोगों का क्या करें, शोषण कर चालू कर दें। तो ये एक बड़ी समस्या थी। तो इतिहासकार कहते हैं कि केंद्रीकृत प्रशासन था, राजा योग्य हुआ नहीं और सभी शक्तियां अधिकारी यूज करते थे और अधिकारियों ने सही तरीके से प्रशासन को इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो ये भी विद्रोह का कारण एक माना जाता है। मतलब मौर्य काल के प्रशासन का स्वरूप ही पतन का एक कारण बन गया, क्योंकि उसके लिए जरूरी था कि योग्य व्यक्ति हो, योग्य अधिकारी हो। और जब राजा योग्य नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि समस्याएं आएंगी, साम्राज्य का विभाजन चालू हो गया। तो इन सभी कारणों ने मौर्यों के पतन का उजागर किया और कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग मौर्यों के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य साम्राज्य की को हटा के शुंग वंश की स्थापना करता है और मौर्यों के बाद एक नया वंश आता है जिसको हम कहते हैं शुंग वंश। तो ये मौर्यों का पतन में, तो अगर पूछा जाए मौर्यों के पतन के कारणों का विश्लेषण करिए तो कमजोर उत्तराधिकारी, केंद्रीकृत प्रशासन का स्वरूप, आर्थिक संसाधनों, कुछ लोग कहते हैं ये भी आता है कि अशोक की शांति की नीतियां जो थी और इसने भी पतन के लिए उत्तरदायी रहा। लेकिन इसको एक चीज इस तरीके से देखिएगा, इस चीज को एक दूसरे तरीके से भी एक बार देखने की कोशिश करिएगा कि अशोक पतन के लिए कहां तक उत्तरदायी था। कुछ लोग मानते हैं कि अशोक पतन के लिए उत्तरदायी था। अशोक की शांति की नीति रही, इसको पतन के लिए उत्तरदायी कुछ इतिहासकार मानते हैं। कर व्यवस्था को लेकर उत्तरदायी मानते हैं। लेकिन आप एक चीज देखना, अशोक ने कभी भी सैन्य व्यवस्था को, सेना को समाप्त नहीं किया। अशोक ने कभी भी सेना को समाप्त नहीं किया, सेना को कभी भी समाप्त नहीं किया। पहला पॉइंट समझिए, कभी भी इसने सेना को भंग नहीं किया। दूसरा, इसने कभी भी कर व्यवस्था को समाप्त नहीं किया, कर व्यवस्था को, कर को जीरो नहीं किया, शून्य नहीं किया। तीसरा, इसने कभी भी शासन व्यवस्था, मृत्यु दंड को समाप्त नहीं किया। समाप्त नहीं किया। हाँ, यह जरूर था कि इन्होंने युद्ध नीति को त्याग दिया, धम्म नीति को अपनाया, युद्ध को वरीयता नहीं दी। लेकिन ऐसा नहीं था कि इसने सेना को खत्म कर दिया हो, कर व्यवस्था को जीरो कर दिया हो, मृत्यु दंड को समाप्त, यहां तक कि मृत्यु दंड में कहता है मानवीय पक्ष लाने की कोशिश करता है। तो ऐसे में अशोक, जब तक अशोक रहा साम्राज्य में कोई समस्या नहीं आई। लेकिन अशोक के जाने के बाद पतन की शुरुआत हो गई। तो इसका सबसे, देखिए, कोई भी कारण एक कारण नहीं होता, लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन था वो था कमजोर उत्तराधिकारी का होना। क्योंकि इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए राजा का योग्य होना जरूरी था और मौर्य काल में राजा योग्य दिखाई नहीं देते। पतन की शुरुआत हो जाती है, साम्राज्य का विभाजन चालू हो जाता है। तो मौर्यों के काल में पतन का सबसे बड़ा कारण अगर माना जाए तो कमजोर उत्तराधिकारी था। अब आता है, अगर पूरा हम समराइज देखें तो हमने 3 पार्ट में पढ़ा मौर्य काल को पूरा। पहला पार्ट हमने पढ़ा मौर्यों का जानने के साक्ष्य। साक्ष्य में हमने आपको बताया, किताबें बताई जहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन आजकल यहीं से पूछा जाता है, जिसमें हमने आपको बताया विशाखा दत्त का मुद्दा राक्षस, क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी, पतंजलि का महाभाष्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, सोमदेव का कथा सरित सागर, पुराण, ये सब, पतंजलि का महाभाष्य, ये सब हमने बताया। इसके बाद हमने मेगस्थनीज की इंडिका को बताया विदेशी साहित्य में। फिर हमने आपको अभिलेख बताया जिसमें अशोक के अभिलेख बताए, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख बताया जो मौर्य काल के बारे में जानकारी देता है। इन दोनों का हमने वर्णन किया। इसके बाद दूसरे पार्ट में हमने पॉलिटिकल इतिहास में राजाओं के बारे में पढ़ा। राजाओं के बारे में हमने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। उत्तर पश्चिम में
विदेशी शासन से मुक्त कराता है। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना करता है। सेलुकस को पराजित करता है, हिंदकुश पर्वत तक का एरिया अपने पास ले लेता है। इसके बाद सेलुकस से संधि होती है, वैवाहिक संबंध स्थापित होता है, 500 हाथी उपहार में देता है। फिर मैंने आपको बताया जैन धर्म को मानने वाला था, जैन तरीके से मानने वाला भारत का पहला सम्राट है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हमने आपको बिंदुसार के बारे में बताया। चंद्रगुप्त मौर्य का एक नाम मैंने आपको दिया था, सेंड्रोकोटस भी इसको कहते हैं। फिर मैंने बिंदुसार के बारे में बताया कि बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाता है, और बिंदुसार ने विदेशों से संबंध स्थापित करने की कोशिश की, और जिसमें मैंने आपको बताया था सीरिया के शासक, सीरिया से संबंध स्थापित किया। सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत इसके दरबार में भेजा। मिस्र के शासक टालमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत इसके दरबार में भेजा। इस तरीके से इसने मिस्र से भी संबंध स्थापित किया, सीरिया से संबंध स्थापित किया। सीरिया से 3 चीज़ों की इसने डिमांड भी की थी, ड्राई फ्रूट्स, शराब और सोफिस्ट दार्शनिक। और सीरिया के कानून में दार्शनिकों का आदान प्रदान नहीं था, तो इसको नहीं दिया गया, अन्य 2 चीज़ों को प्रोवाइड की गई। फिर मैंने बताया आपको आजीवक धर्म को मानने वाला था, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, और इसके काल में विद्रोह की भी शुरुआत हो गई, और तक्षशिला में पहला विद्रोह हुआ जिसको दबाने अशोक गया था। उस समय अशोक उज्जैनी का राज्यपाल हुआ करता था। अशोक आता है तो मैंने आपको बताया कि अशोक किसके लिए जाना जाता है। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया कि अशोक के बारे में, अशोक धम्म के लिए जाना जाता है। धम्म क्या है तो मैंने आपको बताया था, सभी धर्मों की अच्छी बातें हैं, हर धर्म की एक नैतिक नियमों का समूह है। आपासीनवे बहुकयाने दया दाने सचे सोचवे माधवे च, जिसकी मैंने व्याख्या की। अशोक बौद्ध धर्म को मानता था, मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे प्रूव करेंगे। तो 10वें वर्ष बोध गया जाता है, 20वें वर्ष लुम्बिनी जाता है, टैक्स को कम करता है। भाऊ शिलालेख बुद्ध धम्म और संघ के प्रति अभिवादन व्यक्त करता है। तृतीय बौद्ध संगीति बुलाता है, धम्म का प्रचार करवाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म को मानता था। अशोक कल एक ही युद्ध किया, कलिंगा युद्ध हुआ, जिसकी जानकारी 13वें शिलालेख से मिलती है। इसके बाद इसने कोई युद्ध नहीं किया, और सीधे कहता है मैं युद्ध नीति को त्यागता हूँ। इसके बाद हमने आपको बताया था, अगर आप बात करें तो मैंने कहा था कि अशोक के बारे में मास्की, गुजरा, नेतुर, उदगिलम के अलावा और अन्य कहीं अशोक का नाम अशोक नहीं मिलता। देवनाप्रिय, प्रियदर्शी, इस नाम में अशोक को जाना जाता है। तो इस प्रकार से अशोक ने न्याय व्यवस्था में सुधार करने की कोशिश की, प्रशासन में एक नई अवधारणा देता है, जो मैंने बताया कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रशासन में देता है। और आज अगर डीपीएसपी लिखिएगा कि अगर राज्य का नीति निषेधक तो आज दिखाई देता है, तो ये कहीं न कहीं प्रेरित है, अशोक ने भावना मोनार्की में ही पहली बार ला चुका था। तो ये हमें दिखाई देता है। इसके बाद हमने आपको बताया, अगर हम बात करें तो मैंने ये भी कहा कि अगर देखा जाए कि अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकारी कमजोर हुए और साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया, और मौर्य काल के बाद शुंग वंश आता है। आज हमने आपको प्रशासन बताया, प्रशासन में कहा कि एक केंद्रीकृत प्रशासन का उदाहरण है, सबसे बड़ी नौकरशाही का उदाहरण है। केंद्र में मंत्रिमंडल था, मंत्रिपरिषद था, विभागाध्यक्ष थे, उच्च विभागों को तीर्थ कहा जाता था, महामात्य स्पर्श गुप्तचर विभाग थे, न्याय व्यवस्था थी, धर्मस्थी, कंटक शोधन जैसे न्यायालय थे। और इसके बाद हमने कर व्यवस्था बताया कि एक बड़े टैक्सेशन दिखाई देता है। तो इस प्रकार से एक बड़ी व्यवस्था यहाँ पे हमें दिखाई देती है, मौर्य काल में हमें दिखाई देता है। केंद्र के बाद प्रांत दिखाई देते हैं, 5 प्रांत दिखाई देते हैं, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, कलिंग, तोसली। युवराज को भी बनाते थे और लोकल स्थानीय लोगों को भी यहाँ पे रखा जाता था, बनाया जाता था। इसके बाद हमने अगर आप बात करो तो मैंने आपसे कहा कि जिले लेवल, ग्राम लेवल तक प्रशासन था इनका, जिले से लेकर ग्राम तक जुड़े हुए थे। सबसे निचले अधिकारी को गोप कहते थे। नगद वेतन दिया जाता था, पड़ में नगद वेतन था। ग्राम में ग्राम परिषद होती थी, जो ग्राम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होती थी, और राज्य का हस्तक्षेप नॉर्मली कम होता था। इसके बाद हमने समाज बताया, मेगास्थनीज की पूरी भूमिका बताई, सैन्य प्रशासन बताया, नगरीय प्रशासन बताया। तो अब आपका काम यही करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए। अगर आप क्वेश्चन लगाते हैं तो मौर्य काल लगभग आपका मैंने पूरा इस सीरीज में बता दिया। अब अगला टॉपिक हम ले आएंगे तो पढ़ेंगे लेटर मौर्य, जिसमें हम लेटर मौर्य को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो पढ़ेंगे शुंग, कर्ण और सातवाहन को देखेंगे, और दूसरा देखेंगे यवन, शक, पहलव, कुषाण, जो विदेशी आक्रमण हुआ। तो इन दोनों के बीच में जानेंगे। मौर्य काल तक आपको पूरा का पूरा आप क्वेश्चन लगाइए। अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है, कलिंग युद्ध की जानकारी किस अभिलेख में दी गई है, मिस्र का बिंदुसार के समय मिस्र का समकालीन शासक कौन था, सीरिया का समकालीन शासक कौन था, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो बताइए कि एंटियोकस था, टॉलेमी फिलाडेल्फस था, ये सब क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। आ जाए कि मौर्य साम्राज्य के स्वरूप पे चर्चा करिए, इसके स्वरूप को बताइए, मौर्य प्रशासन का स्वरूप पे चर्चा करिए, ये सब क्वेश्चन आता है। डिस्कस द नेचर ऑफ मौर्य एम्पायर। मौर्य साम्राज्य के स्वरूप पे चर्चा करिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि केंद्रीकृत था कि विकेंद्रीकृत था कि कल्याणकारी था कि निरंकुश था, कैसे इस पे चर्चा करी आ जाए। क्या आप मानते हैं कि मौर्य साम्राज्य एक धर्मनिरपेक्ष साम्राज्य था, ये बताइए। मौर्य प्रशासन का वर्तमान में वो बताइए, प्रभाव बताइए। तो आप बताइए कि आज भी मंत्रिमंडल होती है, मंत्रिपरिषद होता है, गुप्तचर विभाग था, आज भी दीवानी फौजदारी 2 प्रकार के न्यायालय दिखाई देते हैं। इसके बाद आप बात करिए तो आज भी प्रांतों में प्रशासन दिखाई देता है, ग्रामीण में ग्राम पंचायत की अवधारणा देखिए दिखाई देती है, जनगणना आज भी होती है, नगर के लिए नगर निगम प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें वहाँ पर भी हमें दिखाई देती हैं, ये प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो इन पे चर्चा आप लिखिएगा, आंसर लिखिएगा, इनका प्रशासन बताइए, इनका स्वरूप बताइए। इस प्रकार से हमने मौर्य काल पूरा आपको बता दिया। अगर तीनों वीडियो आप देख लेते हो तो यकीन मानो, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो फिर किसी को नहीं आता। ये लगभग अगर इतना तैयार कर लेते हैं तो चाहे आप यूपीएससी दो, यूपीपीसीएस दो, चाहे कोई भी एग्जाम दो, मौर्य काल के क्वेश्चन लगभग आप 90% कवर कर लोगे। 10% वो जो फैक्चुअल आते हैं, अचानक पूछे जाए, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट जानते हैं तो वहाँ भी ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा करके आप क्वेश्चन को सही मार सकते हैं। क्लियर? तो अब अगली क्लास में हम मिलते हैं। धन्यवाद।